हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज का हमारा जो क्लास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर है। इसमें पिछले क्लास में ही का कुछ अधूरा बचा हुआ चीज़ है, थ्योरेटिकल पोर्शन, और कुछ आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर भी हम लोग आगे जाएंगे। और मेरा आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग पिछले जो भी 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उसको भी आप लोग जा कर के देख लें, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जितने भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर की ओर। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं प्लेन मिरर के बारे में एंड स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर 2 तरह का, एक कॉनकेव दूसरा कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इतना चीज़ आप लोग को क्लियर हो चुका है। और कुछ पॉइंट है जैसे कि प्लेन मिरर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं उसके बारे में आप लोग जान लें। प्लेन मिरर का यूज आप लोग जैसे कि देखते होंगे दोस्तों कि प्लेन मिरर का जो यूज होता है, आप लोग अगर सैलून में जाते हैं तो वहाँ पे देखते होंगे कि प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ है और आपका बहुत सारा इमेज बनता है। प्लेन मिरर का यूज सैलून में होता है, बहुत सारे शॉप दुकान वगैरह में होता है। ठीक है, और कहीं कहीं किसी रोड के किसी टर्निंग पे प्लेन मिरर का यूज होता है। ठीक है, सपोज कि ये रोड है, टर्निंग थोड़ा ज़्यादा तीखा टर्न है, ठीक है, जिसको ब्लाइंड टर्न बोलते हैं। तो यहाँ पर एक पोल पे मिरर लगा दिया जाता है। ठीक है, ब्लाइंड टर्न मतलब टर्न मीन्स इधर से आने वाले जो भी गाड़ी है वो इधर से आने वाले को नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से कोई आदमी जा रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो एक्सीडेंट होने का संभावना यहाँ पे ज़्यादा रहता है। इसलिए इस एक्सीडेंट से बचने के लिए यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा दिया जाता है ताकि ये आने वाला आदमी जो है इसका इमेज यहाँ पर मिरर पे देख सके और ये अपने आप को सतर्क कर सके। ठीक है, प्लेन मिरर का यूज पहला तो मैंने बोला कि सैलून में, दुकान में, रोड में, जहाँ पर ब्लाइंड टर्न होता है। ठीक है, और एक यूज इसका दोस्तों पेरिस्कोप के रूप में होता है, पेरिस्कोप में होता है। ठीक है, आप लोग बोलेंगे कि पेरिस्कोप होता क्या है, तो मैं बताता हूँ पेरिस्कोप होता क्या है। पेरिस्कोप एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर होता है। मैं छोटा बना रहा हूँ लेकिन होता बड़ा है। ठीक है, ये पाइप है। ठीक है, इतना भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी। ठीक है, एक ओपनिंग इसका यहाँ, एक ओपनिंग यहाँ। अब दोस्तों यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगा दिया जाता है। ठीक है, एक प्लेन मिरर और यहाँ पर दूसरा प्लेन मिरर। ठीक है, इसमें होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और कोई एक आदमी है यहाँ पर जो देख रहा है। ठीक है, अब ये आदमी जो है इस आदमी का यहाँ पर इमेज देख सकता है। होता क्या है कि इस आदमी का इमेज यहाँ पर बनेगा। यहाँ से एक लाइट रे आता है, लाइट रे तो बहुत सारा आता है जो कि यहाँ पर प्लेन मिरर पे टकरा के रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से दोबारा यहाँ पे इस रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, और इस तरह से आदमी इस मिरर पे इसका इमेज देख पाता है। ठीक है, तो पेरिस्कोप का बहुत सारा यूज, जैसे कि अगर हम लोग बोलेंगे सबमरीन में भी इसका यूज हो सकता है।
सबमरीन सपोज कि पानी के नीचे होता है, अगर उसको ऊपर के किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो वहाँ पर एक पेरिस्कोप होता है, जिससे कि वो नीचे से देख सकता है किसी दूर से आते हुए जहाज़ या किसी और भी चीज़ को। ठीक है, तो प्लेन मिरर का यूज देख चुके हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ पे होता है? तो कॉनकेव मिरर का एक यूज आप लोग जान जाए। कॉनकेव मिरर का यूज जो होता है सेविंग मिरर के रूप में होता है। मिरर, ठीक है, और भी डॉक्टर्स के द्वारा कुछ बॉडी के अंदर का जो ऑर्गन्स होते हैं उसको देखने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज होता है। मेनली कॉनकेव मिरर का जो फंक्शन होता है, किसी भी लाइट को फोकसिंग में इसका यूज होता है। किसी भी लाइट रे को एक जगह ये फोकस कर देता है, इसका एक खासियत ये है रिफ्लेक्शन के बाद, इसलिए डॉक्टर्स लोग इस कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर का अगला यूज दोस्तों, किसी सर्च लाइट में, सर्च लाइट मीन्स टॉर्च बोल सकते हैं, यह है टॉर्च। ठीक है, टॉर्च जिसमें यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ होता है और पीछे भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है यहाँ पे। ठीक है, अब देख सकते हैं जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉनकेव बना हो, कॉनकेव टाइप का है। ठीक है, अब ये जो बल्ब अगर यहाँ पे जलता है तो यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से आता है। ठीक है, तो सर्च मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में इसका यूज होता है कॉनकेव मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर का यूज आप लोग देखें, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ पे होता है? तो इसका मेन यूज़ जो होता है साइड मिरर के रूप में। किसी भी जो व्हीकल होता है, गाड़ी होता है, बाइक होता है, उसके साइड मिरर के रूप में किसका यूज होता है? कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार तो कम्पिटिटिव जो एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि जो गाड़ी होता है या मोटरसाइकिल होता है उसमें अपने पीछे के वस्तु को देखने के लिए किस मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो गाड़ी में साइड मिरर के रूप में कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। ठीक है, साइड मिरर ऑफ व्हीकल। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, मिरर के बारे में क्लियर है, उसका यूज़, इमेज फॉर्मेशन, ये सारा मैं अभी तक आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, और एक छोटा सा पॉइंट बच चुका है, उसको भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, वो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है। टॉपिक है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सपोज कि ग्लास स्लैब है। ठीक है, मैं इसको और थोड़ा लंबा करके बनाता हूँ। ग्लास का स्लैब है जो कि ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छा से क्लियर हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इंट्रोडक्शन के तौर पे दे देता हूँ। सपोज़ कि कोई एक लाइट रे यहाँ पे आता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इंट्रोडक्शन दे रहा था उसी वक्त मैंने बताया था कि लाइट का कुछ हिस्सा यहाँ पे आता है और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर जाता है, लेकिन अगर जहाँ पे वो टकरा रहा है, ठीक है, जिस सरफेस पे टकरा रहा है, अगर वही ट्रांसपेरेंट हो तो उस केस में मैक्सिमम हिस्सा नीचे आएगा और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, और उसका मैक्सिमम हिस्सा जो है लाइट का दूसरे मीडियम में इंटर कर जाएगा। यहाँ पे हम नॉर्मल डाल देते हैं। अब इस क्लास में मैं क्लियर नहीं करने वाला हूँ कि लाइट रे जो सीधा ऐसे जा रहा था, सीधा क्यों नहीं गया, इधर बेंड क्यों हो गया, मैं उसको रिफ्लेक्शन चैप्टर में क्लियर करूँगा। ये लाइट रे इधर बेंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एयर, ये एयर, यह ग्लास, फिर से इधर एयर। अब यहाँ पर जो जब टकराया लाइट, इसका ये तो ट्रांसपेरेंट है तो मैक्सिमम हिस्सा
दूसरे मीडियम में चला जाएगा, जिसको रिफ्रैक्ट कर जाएगा बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। और कुछ हिस्सा जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे लाइट टकराएगा तो इसका मैक्सिमम हिस्सा दूसरे मीडियम में और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होके इस मीडियम में वापस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब लाइट टकराया तो इसका मैक्सिमम हिस्सा इधर और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होके इधर, यहाँ भी सेम चीज़, मैक्सिमम हिस्सा इधर और कुछ हिस्सा इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा सरफेस से, ठीक है। तो इस तरह से जो बार बार लाइट का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसी को हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शन नाम देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आज का मेरा जो मेन टॉपिक है वो है मिरर फार्मूला के ऊपर है। आप लोग कॉपी कलम साथ में रखा करें ताकि जो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो भी आप लोग भी लिख सकें। वैसे आप लोग को भी पढ़ने में आसानी होगा, रिवीजन करने में आसानी होगा। मिरर फार्मूला या मिरर इक्वेशन बोल सकते हैं। तो मिरर फार्मूला को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन, कुछ कन्वेंशन है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग ये सब सारा चीज़ लिख लिया करें, नोट कर लिया करें कॉपी में, अगर साथ में कॉपी कलम होगा तो। और मेरा रिक्वेस्ट ये है कि कॉपी कलम लेकर के ही आप लोग वीडियो देखें। ये कॉन्केव मिरर। अब कन्वेंशन ये है, मतलब क्या हम लोग को यहाँ पर मान के चलना है कि पहला पॉइंट तो ये है कि जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, पहला पॉइंट, जो भी डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा वो जो होगा मिरर के पोल से होगा, ठीक है। इसका ओरिजिन हम लोग मान के इसी को चलते हैं। ओरिजिन आप लोग मैथ्स में भी पढ़ चुके होंगे, 10th क्लास के सिलेबस में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो जो भी मेजरमेंट होगा वो कहाँ से होगा? ओरिजिन से होगा, पोल से होगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट तो ये कि कोई भी चीज़ अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर है तो वो पोजीशन जो होगा पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन मतलब कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे रखा हुआ है, अगर सपोज कि इमेज यहाँ बना है तो उस इमेज का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा? पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा, इसके अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन बोलने का मतलब मेजरमेंट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है। अगर इमेज यहाँ पे है तो यहाँ से अगर मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ से यहाँ डायरेक्शन क्या आ रहा है? ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये जो डिस्टेंस होगा पॉजिटिव होगा। और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, मेजरमेंट हमें कहाँ से करना है? यहाँ से करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मेजरमेंट करेंगे इसको तो किस डायरेक्शन में आ रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है इंसिडेंट रे का, ठीक है। इसलिए ये डिस्टेंस क्या है? निगेटिव होगा, ठीक है। या फिर आप लोग सिंपली ये मान के चल सकते हैं ना कि आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आप लोग के सिलेबस में है। सपोज कि रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसमें जो राइट साइड का डिस्टेंस होता है पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड हम लोग क्या लेके चलते हैं? नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ इधर का जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा और इधर का जो डिस्टेंस होगा निगेटिव होगा। अभी तक मैंने आप लोगों को 3 पॉइंट के बारे में बता चुका हूँ मैं। पहला तो
डिस्टेंस का मेजरमेंट ओरिजिन से। दूसरा, अगर इमेज ये साइड बनता है तो इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये साइड बनता है तो निगेटिव, ठीक है। और एक चीज़, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, ठीक है, ऊपर की ओर है, प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा है, ऊपर की ओर, तो ये हाइट क्या होगा, पॉजिटिव। अगर इमेज इस ऑब्जेक्ट का अगर नीचे की ओर बनता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हाइट क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, कोई दुविधा वाला बात ही नहीं है। ये साइड का डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट साइड का डिस्टेंस नेगेटिव, ऊपर का हाइट पॉजिटिव, नीचे का हाइट नेगेटिव। 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। जहाँ तक मेरा मानना है कि क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और कुछ चीज़ लेके चलते हैं। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, आप लोग लिखते चले सब चीज़। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जो हम लोग लिखते हैं यू सिंबल से दर्शाते हैं, ठीक है। उसी तरह से इमेज का जो डिस्टेंस है उसको वी साइन के द्वारा दर्शाया जाता है। जो फोकल लेंथ है फोकल लेंथ को स्मॉल एफ, सारा चीज़ स्मॉल में लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? सपोज कि हमारे पास एक ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का मिरर फॉर्मेशन मैं करता हूँ, आप लोग भी साथ में करें अगर कॉपी कलम लिए होंगे साथ में। तो ये आप लोग का प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग के बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये पैरेलल रेस कहाँ से होकर गुजरेगा आप लोग ही बता सकते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाएगा, ठीक है। और दूसरा रे मैं लेता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता हुआ, जो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से लौटेगा, उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगा। तो इसका जो इमेज जो बना यहाँ पे बना उल्टा, इन्वर्टेड एंड रियल। ये ऑब्जेक्ट को मैं लिख देता हूँ ए बी, ठीक है। ये भी समझता हूँ मैं कि दिखाई दे रहा होगा सारा लेटर ए बी। और ये जो इमेज का जो हाइट है उसको ए डैश बी डैश से दिखाता हूँ। और ये जहाँ पे इंसिडेंट हुआ उसे मैं एम साइन से दिखाता हूँ, एम लेटर से। अब यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूँ जिसे मैं एन लिखता हूँ, और ये ओरिजिन ओ से दिखाता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों एक ये चीज़ है, आप लोगों को सिंपल सा चीज़ लेके चलना है। सबसे पहला पॉइंट आप लोग को ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल को देखना है। कौन सा ट्रेंगल? ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये जो दो एंगल है, ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो कि क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर 90 डिग्री, ये यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर दो एंगल इक्वल हो जाए, ठीक है, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, ठीक है। अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तीसरा एंगल ऑटोमेटिक ही इक्वल हो जाता है, ठीक है।
तो हम लोग दो एंगल इक्वल करके ही किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो लिखते हैं सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके जितने भी साइड हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, जस्ट लाइक ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई ए डैश सी सी। और तीसरा साइड कौन सा बनता है, बी सी डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई बी डैश सी। तो हम लोग को यहाँ पर उसका ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग उसको लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों मैंने कुछ समय पहले साइन कन्वेंशन का पहला पॉइंट बताया था कि कोई भी जो लेंथ का मेजरमेंट होगा वो कहाँ से लिया जाएगा, ओरिजिन से लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए सी है, ये जो डिस्टेंस ए और ए सी ये डिस्टेंस वो कहाँ से हम लेंगे, ओरिजिन से लेंगे। तो ए सी जो है ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये फुल डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को अगर माइनस कर दिया जाए तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। ये बात क्लियर है आप लोग को, ठीक है। तो फुल डिस्टेंस ए सी को कैसे निकालेंगे, ओ ए माइनस ओ सी, ठीक है, डिवाइड बाई ए डैश सी कैसे निकालेंगे, ए डैश सी ये छोटा सा लेंथ कैसे निकलेगा, सी तक का डिस्टेंस ए डैश से सी, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक माइनस यहाँ से यहाँ तक, मीन्स ओ डैश सी नहीं ओ सी माइनस ओ ए डैश, ठीक है। ये बात क्लियर होगा आप लोग को। अब ये सारे का वैल्यू मैं पुट करता हूँ, इज इक्वल टू ओ ए क्या है, ओ ए। देखने वाली बात यह है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, ये वो डिस्टेंस है जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। यानी इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अभी मैंने बताया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे दिखाया जाता है, यू से दिखाया जाता है। और चूँकि ये लेफ़्ट साइड में रखा हुआ है इसलिए माइनस यू होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड का डिस्टेंस माइनस में होता है। अब लिखा हो माइनस ओ सी को लिखते हैं ओ सी। और दोस्तों सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने पिछले क्लास में ही बोला था, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो एक रिलेशन दिखाया था, सेंटर ऑफ ये एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, मीन्स आर इज इक्वल टू 2f, ठीक है। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है फोकल लेंथ का डबल होता है। यानी ये जो डिस्टेंस है किसके बराबर हो जाएगा, 2f के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, 2f के बराबर, 2 इंटू फोकल लेंथ। अब चूँकि ये भी लेफ्ट साइड में है इसलिए यहाँ पर माइनस डालेंगे, ठीक है। ओ सी क्या है, सेम वही चीज़, ओ सी 2f लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस ओ ए के बारे में देखते हैं। लेफ्ट साइड है तो जाहिर सी बात है ये भी माइनस ही होना चाहिए। ओ ए क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, v। अब क्योंकि इमेज लेफ्ट साइड बना है इसलिए माइनस v। अब इसको फिर से एक बार दोबारा लिख लेते हैं, माइनस यू माइनस प्लस 2f डिवाइड बाई माइनस 2f प्लस v। तो ये रहा ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से सिमिलरली ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ और एम एन एफ दोनों ट्रायंगल जिस तरह से ये सिमिलर हुआ था उसी तरह से ये ट्रायंगल भी सिमिलर होगा। मीन्स ए डैश बी डैश एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल एम एन एफ। अगर ऐसा है तो क्या होगा, देयरफॉर
एम एन डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एफ डिवाइड बाई ए डैश एफ। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ, एम एन जो है एम और एन। अब चूँकि ये जो लाइट रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही क्लोज लाइट रे को लिया गया है, ठीक है। अगर क्लोज लाइट रे को लिया गया, ये बड़ा करके दिखा दिया गया यहाँ पे, अगर क्लोज लाइट रे लिया गया है तो एन जो है, एन और ओ के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ही नेग्लिजिबल है, मतलब ये मान के चलेंगे एन जो है ओ के ही पास है, ठीक है। इसलिए एन एफ को एन एफ, ये जो एन एफ है उसको ओ एफ बोला जा सकता है, और एम एन को एम ओ बोला जा सकता है। एम एन तो एम एन ही रहते हैं, या फिर एम एन किसके बराबर है, एम एन जो है ए बी के बराबर है, ठीक है। एम एन के जगह पे क्या लिख दिए दोस्तों हम लोग, एम एन के जगह पे ए बी लिख दिए, और ए डैश बी डैश तो जो पहले था वही लिख दिए। इसके एम एन के जगह पे ए बी, ए डैश बी डैश के जगह पे वही चीज़। अब इज इक्वल टू एन एफ के जगह पे ओ एफ डिवाइड बाई ए डैश एफ तो वही रहेगा, ठीक है। अब ओ एफ जो है वही चीज़ करेंगे, ओ एफ तो ओ एफ ही रहेगा, ओ एफ डिवाइड बाई ए एफ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है इतना माइनस इतना होगा। तो ये जो ए एफ है दोस्तों उसको कितना लिख सकते हैं, ओ ए डैश माइनस ओ एफ, ठीक है। ए एफ इज इक्वल टू इतना टोटल माइनस ओ एफ, ठीक है। अब ओ एफ क्या है, ये फोकल लेंथ है, लेफ्ट साइड है, इसलिए माइनस एफ डिवाइडेड बाई ओ ए क्या है, ओ ए डैश, ये इमेज डिस्टेंस है, ओ ए डैश इमेज डिस्टेंस लेफ्ट साइड है, इसलिए माइनस भी माइनस ओ एफ क्या है, फोकल लेंथ माइनस एफ, और एक बार मिला लेते हैं, एफ माइनस भी माइनस एफ, ठीक है। यानी माइनस एफ डिवाइड बाई माइनस भी प्लस एफ, इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मानते हैं, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन को आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू कितना आया है, इतना आया है। सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं, ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू इतना। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, मीन्स माइनस यू प्लस 2f डिवाइड बाई माइनस 2f प्लस v इज इक्वल टू माइनस एफ डिवाइड बाई माइनस वी प्लस एफ, ठीक है। ऊपर वाले चीज़ को मैं मिटा देता हूँ। हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस यू को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों के साथ तो यू भी माइनस यू एफ, फिर 2f को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2vf प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू, f को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स प्लस 2f स्क्वायर माइनस vf
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब 2f² कैंसिल, यहाँ पर रहा uv माइनस uf, vf वाले टर्म को राइट साइड ले जाते हैं, तो 2vf राइट साइड जाएगा माइनस vf, 2vf माइनस, चलो एक बार लिख ही देता हूँ, 2vf राइट साइड गया और राइट साइड में पहले से माइनस vf है, ठीक है। uv माइनस uf इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, 2vf माइनस vf, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ साइड बाई uvf, ये पूरे टर्म को मैं क्या करता हूँ, uvf से डिवाइड करता हूँ। अगर इसको uvf से डिवाइड किया जाए, इसको भी uvf से डिवाइड किया जाए, इसको भी uvf से डिवाइड किया जाए, तो uv कट गया, बचा 1/f माइनस u कटा f 1/v इज इक्वल टू v कटा f कटा 1/u। अब यहाँ पर दोस्तों मैं 1/f को लेफ़्ट साइड में ही रखता हूँ, 1/f इज इक्वल टू राइट साइड में 1/u, अब ये राइट साइड में जाएगा 1/v। तो ये रहा हम लोग का मिरर फार्मूला, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो मैं ये सपोज के करके चल रहा हूँ कि आप लोग को मिरर फार्मूला क्लियर है। नेक्स्ट, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन बोलने का मतलब, लीनियर मैग्निफिकेशन किसका, मिरर का। मिरर पढ़ रहे तो मिरर के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर प्लेन मिरर भी हो सकता है, ठीक है। लेंस के बारे में हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन, यहाँ पर लीनियर मैग्निफिकेशन मीन्स सिर्फ लीनियर मैग्निफिकेशन की बात हो रहा है। यहाँ पर इमेज के लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई का बात नहीं, ऊंचाई का तो बात हो रहा है, लेकिन लंबाई या चौड़ाई के बारे में बात नहीं किया जाएगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट या इमेज का ऊंचाई के बारे में बात किया जाएगा। सपोज कि ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है तो उसका इमेज कैसा बनेगा, ठीक है, किस हाइट का बनेगा, कितना हाइट का, कितना गुना बड़ा बनेगा या कितना छोटा बनेगा, इत्यादि चीज़ों के बारे में हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट के इमेज के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, कि जो इमेज बनेगा उसका लंबाई चौड़ाई क्या होगा, ठीक है, इत्यादि चीज़ नहीं जाने, इत्यादि चीज़ के बारे में नहीं जानेंगे। यहाँ पर हम लोग को सिर्फ पढ़ना है कि उसका ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन मीन्स कितना टाइम्स इमेज बड़ा बनेगा, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है दोस्तों, इमेज हाइट, आप लोग लिख सकते हैं वर्ड के रूप में, इमेज हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए मिरर, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट का हाइट डिवाइड बाय, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज के हाइट को अगर हम लोग ऑब्जेक्ट के हाइट से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन आ जाएगा किसी भी मिरर का, ठीक है। तो अगर डिवाइड करने के बाद अगर ये ग्रेटर देन 1 आता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो इमेज बना है ऑब्जेक्ट की तुलना में बड़ा है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। अगर नेगेटिव नंबर आता है, ठीक है, अगर इक्वल टू 1 आता है मीन्स दोनों कट गया, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज़ क्या है, बराबर है। अगर लेस देन 1 आता है इसका मतलब क्या है, इमेज जो है क्या है, छोटा बना है ऑब्जेक्ट की तुलना में। तो मैग्निफिकेशन मतलब कितना बड़ा या कितना छोटा ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज फॉर्म हुआ है, उसे ही हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन नाम दे रहे हैं। अगर
डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता है, मतलब इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा है। इक्वल टू 1 आता है, मतलब इमेज जो है ऑब्जेक्ट के बराबर है, साइज़ के बराबर, हाइट के बराबर। और अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है, इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा है। और दो बात, अगर ये वैल्यू तो आया, इस वैल्यू के साथ अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है मतलब वो इमेज कैसा बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, ठीक है। वो वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन, इसको हम लोग m से डिनोट करते हैं, ठीक है। m का वैल्यू पॉजिटिव मतलब इमेज कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है। अगर m जो है निगेटिव आता है, इसका मतलब इमेज जो है उल्टा बना है ऑब्जेक्ट की तुलना में, ठीक है। तो इतना चीज़ आप लोग को क्लियर हो चुका है, ठीक है। और तो लीनियर मैग्नीफिकेशन जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं, तो m इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों, ऑब्जेक्ट हाइट h2 डिवाइड बाई, और सॉरी बार बार मैं ऑब्जेक्ट हाइट बोल दे रहा हूँ, इमेज हाइट डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट हाइट। आप लोग इसको क्लियर कर लें, इमेज डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v बाई u। तो इस फॉर्मूले को लेकर के आप लोग चल सकते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में। तो पिछले क्लास में दोस्तों इतना चीज़ बच गया था, ठीक है। तो समय थोड़ा सा रात का समय है, इसलिए मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा लेट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, थैंक यू।